सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खम्मा गणी, राम राम। आप सबका स्वागत है बुक टॉक चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार, हिंदी लेक्चरर, और आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। अभी हम पढ़ रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किन किन इतिहासकारों के द्वारा या किन किन साहित्य इतिहासकारों के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले गारसा दत्तासी, फिर पढ़ा शिव सिंह सेंगर, उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रियर्सन को, फिर मिस्र बंधु को, मिस्र बंधु के बाद रामचंद्र शुक्ल को, और पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था राम कुमार वर्मा को, कि किस तरह से इन साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा और हिंदी की जो एक तरह से विस्तृत रूप से 900 साल का जो इतिहास था उसको अलग अलग कालखंडों में बांटना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे बड़े साहित्य इतिहासकार कह सकते हो, या एक आलोचक के रूप में इनको कह सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा में हुआ। आरत दुबे का छपरा एक गांव के अंदर जैसे एक मोहल्ला होता है, ऐसे मोहल्ले का नाम है, और गांव का नाम है बेसिकली ओजवलिया नाम। ओजवलिया गांव के अंदर आरत दुबे का छपरा नाम का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले के अंदर इनका जन्म होता है श्रावण शुक्ल एकादशी सन 1907। अब इनके पिता थे, उनका नाम था अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती, और बचपन में इनका नाम रखा गया था वैद्यनाथ द्विवेदी। अब इनका जो नाम पड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके जो पिता है वो थे वकील, वकालत का काम करते थे। अनमोल द्विवेदी जी वकालत का काम करते थे। तो उनको उस दिन, जिस दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है, उसी दिन किसी एक मुकदमे की पैरवी करते हुए 1200 रुपये मिले, और वो मुकदमा उस दिन ये अनमोल द्विवेदी जी जीते थे। तो उसमें से 200 रुपये हटाकर और 1000 रुपये के नाम पर इनका नाम रख दिया गया हजारी। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने पत्रों में स्पष्ट करते हैं कि ये जो मेरा नाम रखा गया लक्ष्मी के नाम पर, ताउम्र में लक्ष्मी से विमुक्त रहा। विमुक्त रहा का मतलब ताउम्र मेरे पास लक्ष्मी की कमी रही, यानी धन की जो कमी है इनके साथ हमेशा जुड़ी रही। अंत में जाकर ये थोड़ा बहुत अच्छे से सेटल हो पाए। तो किस तरह से हम देखते हैं कि इनका आगे का जीवन रहता है। अब इनका नाम रख दिया गया हजारी, तो वहीं से नाम पड़ा इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो इनके गांव में उसके आसपास हुई। उसके बाद में ये अपनी उच्च शिक्षा, जिसको उस समय इंटरमीडिएट कहते थे, तो उन्होंने फिर उसके लिए हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय इनके परिवार की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं थी। यानी इनका परिवार एक गरीब परिवार था, ब्राह्मण थे, लेकिन जो ब्राह्मणों का काम उस समय होता था उस काम को इनका परिवार नहीं करता था। तो इसकी वजह से इनका परिवार कह सकते हो कि एक तरह से गरीब था। इनके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। और उस समय हिंदू विश्वविद्यालय में जो मदन मोहन मालवीय है उनके द्वारा, और वहाँ के एक जो प्राचार्य थे जिसको कह सकते हैं कि कुलपति, उन्होंने इनकी मदद की। और हर साल ये वहाँ पे इसी मदद के सहारे पढ़ते रहे। अब वहाँ पे ये जब पढ़ते थे तो इनको छात्रवृत्ति मिलती थी 15 रुपये, और वहाँ पे फिर कुछ जो दूसरे बच्चे थे उनको ये एडमिशन करवाते थे तो 5 रुपये वहाँ से प्राप्त होते। इस तरह से इनको 20 रुपये मिल जाते पर महीने, और 20 रुपये में से ये कुछ अपना खाने में काम में लेते,
और बाकी कुछ बचता तो वो घर भेजते। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, और उसके साथ साथ जो उनको छात्रवृत्ति मिलती वो भी वो अपने जो खान पान है उसमें से कटौती कर करके घर पे भेज देते, जिससे घर का भी खर्च चलता रहे। तो कितनी सारी आर्थिक तंगी इन्होंने झेली होगी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके बाद उस आर्थिक तंगी के समय में इनके एक साथी थे सीताराम द्विवेदी, उन्होंने इस बात को समझा। और फिर क्योंकि ये पढ़ने में और बोलने में बहुत अच्छे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इसलिए सीताराम द्विवेदी जी ने इनको बोला कि आप ऐसा काम करो कि कहीं कथा करवा दो जिससे आपको आर्थिक लाभ हो। और इस कथा की जो व्यवस्था थी कि किस तरह से कहाँ करनी है और कैसे करनी है, वो सब सीताराम द्विवेदी ने देखा। और आरा जिले में क्वाथ नाम का एक स्थान था, वहां पर इनकी पहली कथा करवाई। और आप देखोगे कि पहली कथा के अंदर इनको मिली एक रजाई, बहुत सारी साड़ियां और नगद 35 रुपए। वो इनके जीवन में बहुत बड़ी रकम थी। उसमें से जैसे साड़ियाँ वगैरह ये घर लेके गए, तो वहाँ बहुत सारे जो घर के परिवार के लोग थे उन्होंने उस साड़ियों की देख देख कर बहुत अच्छी प्रशंसा की। 35 रुपए जो थे वो इनके घर के जो हालात थे उनको सुधारने में काम आए। तो पहली जो कथा इन्होंने की उसमें 35 रुपए मिले। फिर इसी तरह से एक कथा और की इन्होंने, उसमें 68 रुपए मिले दूसरी बार। तो इस तरह से ये कथा कर 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 अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे थे। और देखिए कि कितनी विडंबना है कि ये व्यक्ति जिस कॉलेज से पढ़ा, यानी हिंदू विश्वविद्यालय काशी से, वहीं पर जाकर हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनता है। और अध्यक्ष बनने के बाद इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं वहां पर। यह कितनी बड़ी विडंबना है हिंदी की, हिंदी साहित्य की, कि एक ऐसा मूर्धन्य व्यक्ति जो हिंदी के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, पूरा जीवन हिंदी को समर्पित करना चाहता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। और फिर देखते हैं कि ये लगभग 20 साल तक ये रहे कोलकाता, क्योंकि जीविका चलानी थी, और जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो इसको काम करना था इनको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन जो संस्था है उसमें 1930 से लेकर 1950 तक रहे। और उस समय 12 साल तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहे, यानी सानिध्य मिला इनको रविंद्रनाथ टैगोर का। और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जब ये रहे तब इनके जीवन में जितना सुधार, जितना इनके जीवन का उत्थान होना था वो हुआ। और वहां से ये निकल कर 1950 में काशी विश्वविद्यालय में आते हैं। और काशी विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष बनते हैं। उस समय इन्होंने एक बात का जिक्र भी किया था अपने साथी बनारसी दास चतुर्वेदी को। ये पत्र लिखा करते थे अलग अलग अपने साथियों को। शिव सिंह सुमन उनको लिखते थे, बनारसी दास चतुर्वेदी उनको लिखते थे। तो उन पत्रों में जिक्र किया है कि मैं चाहता हूं। और ये जब काशी विश्वविद्यालय में आए तो 1950 में आए, 1948 में इनको बोला गया था कि आप काशी विश्वविद्यालय आइए और यहाँ आप पढ़ाइए जिससे हिंदी के विद्यार्थियों का भला हो। ये पहला बुलावा गया 1948 में काशी विश्वविद्यालय से। तो उस समय जो शांति निकेतन है वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के लड़के थे, उन्होंने इनको रोक लिया। तो उनका मान रखते हुए 2 साल तक वहाँ रुके रहे। और उस समय इन्होंने बोला था
कि मैं सिर्फ अगर काशी आता हूँ और विश्वविद्यालय में आता हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई का काम करूँ, ऐसी व्यवस्था मेरे लिए कर दीजिए। क्योंकि अगर मैं किसी भी विभाग का अध्यक्ष बनता हूँ या हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनता हूँ तो फिर मेरे खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएगी। और ये आवाज़ें पहले से ही, जब इनको काशी बुलाया जा रहा था तब से ही धमकियों के रूप में उठनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे पत्र ऐसे इनके खिलाफ लिखे गए, इनको भेजे गए कि आप काशी मत आइए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो इतने बड़े आलोचक और हिंदी साहित्य के इतने बड़े ज्ञाता और संस्कृत के प्रकांड पंडित, उनके खिलाफ उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र हुए। और ये तो इनके खिलाफ नहीं, उस समय के जितने भी अच्छे अच्छे जो कवि थे, लेखक थे, उन सबके खिलाफ हुआ। निराला ने अपने जीवन में जब से उन्होंने साहित्य साधना शुरू की और जीवन का जब अंतिम समय था तब तक इस तरह की परेशानियों को झेला, ऐसे दंश को अपने जीवन में झेला उन्होंने। और भी बहुत सारे ऐसे कवि लेखक हैं जिन्होंने ऐसी परेशानियों को झेला है। तो 1950 में ये काशी विश्वविद्यालय में आ जाते हिंदी विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष बनकर। और वहीं पर हम बात कर चुके हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा थी, उसके भी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं 1952-53 में। एक साल के लिए वो अध्यक्ष रहे काशी नागरी प्रचारणी सभा के। अब इनके खिलाफ हर समय काशी विश्वविद्यालय के अंदर षड्यंत्र होते रहे और अंत में जाकर 1960 में षड्यंत्रों की इतनी ज्यादा बाढ़ आई जिसके कारण इनको काशी विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। काशी विश्वविद्यालय छोड़कर ये गए सीधे के सीधे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जाकर इन्होंने वहां पर जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसके हिंदी विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष बने। ये 1960 से लेकर 1967 तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रहे और उस समय इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। उन निबंधों के अंदर अपनी वेदना को, जो इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में रहते हुए झेली थी, उसको व्यक्त किया है। जैसे दो निबंध उनके समय लिखे गए महत्वपूर्ण हैं, जो हम पढ़ते भी हैं, कुटज और देवदारू। कुटज जो लिखा गया उसको ये अपने उजाड़ का साथी या गाड़े का साथी बोलते हैं। कुटज जो निबंध लिखा गया उसके अंदर ये वर्णन देते हैं कि ये मेरे गाड़े का साथी है या उजाड़ का साथी है। और उसी निबंध के अंदर ये लिखते ये बात, बड़ भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो। और आगे इस निबंध में और भी लाइन लिखते हैं जहां ये लिखते हैं, लेकिन दुनिया है मतलब से मतलब, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। ये बात जैसे निराला राम की शक्ति पूजा में कहते हैं, उसी तरह की बात ये अपने निबंधों के अंदर कहते हैं कि किस तरह से लोगों ने मुझसे रस चूसा और मुझे गुठली की तरह निकालकर फेंक दिया। इसी निबंध के अंत में भी ये कुछ लाइनें लिखते हैं, वो भी इनके जीवन पर चरितार्थ होती है। जैसे दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। यहाँ कुटुज जो फूल है, पौधा है, पेड़ है, उसको अपने रूप में दिखाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक तो ये निबंध था जिसमें अपनी जो जीवन की घटनाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। दूसरा निबंध जो लिखा गया पंजाब विश्वविद्यालय में रहते हुए, वो था देवदारू। उसमें भी ये लिखते हैं कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व
देखने की उन्हें न आदत है न परख है। संत लोग चिल्ला कर थक गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मगर तलवार बंद ही रह गई। म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म है, व्यक्तित्व को यहां पूछता ही कौन है। यानी जब इनके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचे गए काशी विश्वविद्यालय में, उससे इनको दुख पहुंचा और इसके कारण अपने दुख को इन्होंने अपने निबंधों में, अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। इसी निबंध में ये आगे कहते हैं, जमाना बदल रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है। कितने ही मैदान में जा बसे हैं, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। यानी उन षड्यंत्रों के खिलाफ उन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं किया, अड़ी खड़े रहे, उनसे लड़े और 1967 में दोबारा इनको बुलाया जाता है पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में। और फिर ये वापिस आते हैं ससम्मान काशी विश्वविद्यालय के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें झेली जो आम आदमी अगर झेलता तो टूट जाता, लेकिन ये दृढ़ निश्चयी और एकदम संकल्पशील व्यक्तित्व के धनी थे, इसीलिए ये इन बातों से परेशान नहीं हुए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कि इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया और उनमें क्या क्या वर्णन है। तो इनके द्वारा लिखी गई मूल रूप से 3 ऐसी प्रतियां हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह निबंध संग्रह है, 1940 में लिखा गया है। विश्व भारती में अहिंदी भाषियों को हिंदी का परिचय कराने हेतु इसकी रचना की गई। यानी जब ये विश्व भारती में थे 1930 से लेकर 1950 तक, तब इन्होंने ये किताब लिखी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। उस समय क्या कलकत्ता में रहते थे, तो कलकत्ता में बांग्ला ज़्यादा बोली जाती है, तो बांग्ला भाषा वहाँ के लोग बोलते थे। उन लोगों को हिंदी कम आती थी, तो हिंदी का परिचय कराने के लिए ये पुस्तक लिखी गई। दूसरी जो पुस्तक है वो 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से उसको प्रकाशित करवाया गया। ये पुस्तक हालांकि इनके द्वारा बलिया में दिए गए व्याख्यानों का वर्णन है। इसमें कुल 5 व्याख्यान हैं जो हिंदी साहित्य के आदिकाल पर दिए हैं और बाद में इसको 1952 में ही प्रकाशित करवा लिया गया हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से। तो ये आदिकाल से संबंधित इनकी पुस्तक है। और अंतिम जो पुस्तक है और तीसरे नंबर की, वो इनका मूल रूप से इतिहास ग्रंथ है। और जो उस समय के विद्यार्थी थे, उस समय के हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए इस बुक का इन्होंने प्रकाशन करवाया था 1953 में। इसका नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव में दय में हलंत आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये सब चलती रहती है क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ और क्या क्या चीज़ें संभव होती है वही कर पाते हैं। तो प्रिंटिंग में कहीं कहीं मिस्टेक रह जाती है क्योंकि हिंदी का फॉन्ट इतना ज़्यादा मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर सीखने की कोशिश है, सीख रहा हूँ। कहीं कहीं गलती रह जाती है तो इसको देख लीजिए। और हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके अंदर इन्होंने काल विभाजन किया है। काल विभाजन 4 रूप से किया: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय इन्होंने 10वीं शताब्दी का समय माना है। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कह सकते हैं, 1400 से 1700 ईस्वी तक का। भक्ति काल से ही ये हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। जब ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक लिखते हैं, उसके अंदर जब भक्ति काल की शुरुआत करते हैं तब उसमें हेडिंग देते हैं कि हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ या प्रारंभ, ये हेडिंग इनकी मिलती है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद लास्ट में जो है आधुनिक काल 1900 से। और ये इनके द्वारा किया गया काल विभाजन एक तरह से अभी तक मान्य है, सर्वमान्य है। इसमें जैसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को भक्तिकाल और रीतिकाल क्रमशः कह दिया जाता है। इनके बाद हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया है। कैसी परंपरा?
उसको थोड़ा सा समझते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो दृष्टि है इतिहास लेखन में, साहित्य का इतिहास लेखन में, वो शोधप्रक है। यानी शोध करते हैं अच्छी तरह से, हर चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद कुछ निर्णय लेते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो शोधप्रक है। वे पुराने ज्ञान को आधुनिक दृष्टि से जोड़ते चलते हैं। यानी जो पुरानी चीजें चली आ रही है, जिसको हम परंपरा बोलते हैं, उसको आधुनिकता के साथ जोड़ देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि हमने पहले देखा कि रामचंद्र शुक्ल है, वो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई विधेयवादी पद्धति का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और उनकी जो बुक है उसमें इस तरह की बातें बहुत सारी मिलेगी। जैसे भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल का जो उदय है, उन्होंने ये माना है कि ये इस्लाम की देन है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भक्ति काल का उदय इस्लाम की देन के कारण हुआ, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति है जो रामचंद्र शुक्ल की बात को काटते हैं, उनको नकारते हैं, और अंत में एक लाइन दे रखी है कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य, कौन से साहित्य, भक्ति काल का रूप 12 आने यानी 75 पैसे वैसा ही होता जैसे आज है। अब इसमें 1 रुपए में 16 आने होता है, जबकि यहां दे रखा है 12 आने। इसका मतलब 4 आने हैं। वो ये खुद भी मानते हैं कि भक्ति काल इस्लाम का दिया हुआ है या इस्लाम की देन है। तो 75% ये मानते हैं कि इस्लाम की देन नहीं है, और 25% ये मानते हैं कि इस्लाम की देन है। और उसमें ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें पहले से परंपरागत रूप से भारतीय लोक में चल रही थी। उस समय जब भक्ति काल का उदय हुआ, तो ये परंपरा से चली हुई आ रही बातें हैं। और इससे पहले ये पूरा एक ऐसा विवरण सा देते हैं। जब ये देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से कहा है कि भक्ति काल पूरी तरह से इस्लाम की देन है, और कैसे कैसे इस्लाम के कारण, जैसे इस्लाम भारत में आया तब से दक्षिण की तरफ से एक भक्ति का सोता उत्तर की तरफ बह रहा था, और उसको बहने का और उस समय बहुत ज़्यादा उचित समय मिला, ये बात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उस बात की काट करते हुए हजारी प्रसाद शुक्ल लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि मैं जोरदार खंडन करता हूं इस बात का। कौन सी का? कि दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं, और इस प्रकार अनजान आदमी को 2 ढंग से सोचने का मौका देते हैं। एक यह है कि हिंदी साहित्य एक हतद्रप पराजित जाति की संपत्ति है। ये पहले लिखते हैं कि हिंदू जाति उस समय, ये लिखते रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर, कि हिंदी जाति या हिंदू उस समय इस्लाम से पराजित हो रहे थे, या उनके कारण अपने आप को ठगा हुआ सा, अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। इसी के कारण उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति करें। उस बात का ये खंडन है कि एक यह है कि हिंदी साहित्य एक हतद्रप पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगंगी भाव से संबंध है। और दूसरा यह है कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है, जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यानी यहाँ जो हिंदू जाति है उसके पतन को दिखा दिया गया। इनसे पहले जितने भी साहित्य इतिहासकार थे अपने इतिहास ग्रंथों में, खासकर रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का ये खंडन करते हैं। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ। प्रतिवाद का मतलब इन बातों का खंडन करता हूँ, और ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण मानवतावादी है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य वह है
जो मानव हृदय को उदात्त बनाता है। उदात्त का मतलब मानव हृदय के अंदर जितने भाव लोगों के प्रति अच्छे होने चाहिए उनको विकसित करता है। इसीलिए इनकी दृष्टि मानवतावादी है, इनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इतिहास को भूतकालीन घटनाओं का संकलन न मारकर उसे काल स्रोत से बह आते हुए जीवित यानी जीवित जो समाज है उसका विकास मानते हैं, उसकी विकास कथा मानते हैं। यानी एक तरह से इतिहास इनके लिए किसी भी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिख देना भर नहीं है। इनके द्वारा ये माना जाता है कि ये जो जितनी भी घटनाएं घटी गई है उनके पीछे बह आते हुए जीवित समाज की विकास कथा है। ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य के इतिहास को लोक चेतना के इतिहास के रूप में विश्लेषित करते हैं, जो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यानी ये जब इतिहास को जोड़ते हैं किससे, लोक चेतना से, और उसको फिर विस्तार देते हैं, तो कहते हैं कि जो इतिहास है साहित्य का वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यानी पहले से चली आ रही जो चिंतन धारा है उसी का आगे विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज पैदा हो गई। इसी को हम कहते हैं परंपरा, और इसी बात पर ज्यादा जोर दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गणपति चंद्र गुप्त इस बात को लिखते हैं अपने इतिहास के अंदर, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में, कि आचार्य शुक्ल की इतिहास संबंधी धारणाओं का खंडन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। यानी रामचंद्र शुक्ल की जो धारणाएं थी इतिहास के प्रति, उनका खंडन सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, और ये बात कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद कुछ और एक बातें, काल प्रवृत्ति का निर्णय ग्रंथों की संज्ञा के द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये बात भी रामचंद्र शुक्ल की उसी काल प्रवृत्ति जिसके अंदर ये जो उपलब्धता थी ग्रंथों की, उनके आधार पर निर्धारित कर रहे थे। वो उस बात की काट है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय इस बात से नहीं होता कि उस समय कितनी ज्यादा संख्या में वैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। जैसे आपने वीर गाथा काल नाम दिया, इसीलिए तो बाद में इन्होंने नाम दिया आदिकाल, और वही मान्य हुआ। रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल कहीं पीछे रह गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ आदिकाल नाम आगे आया। उसका मुख्य कारण यही था कि रामचंद्र शुक्ल की बातों का तर्क के साथ इन्होंने उत्तर दिया, उनका खंडन किया। इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से, ये बात है अगर कहीं पूछ ली जाती है कि किसने रासो साहित्य से आदिकाल का प्रारंभ माना है और हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से माना है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से मानते हैं और हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से मानते हैं। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली है, और इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ लिखा गया और 2 ग्रंथ और लिखे गए हिंदी साहित्य के लिए, उनको हमने जान लिया है। और इनकी जो इतिहास लिखने की जो पद्धति है वो परंपरा पर आधारित है, वो भी हमने जान लिया है। और इनके द्वारा आगे और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उनका विस्तार से वर्णन तो हम जब करेंगे तब देखेंगे, जब इनकी उपन्यास पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, तो उनमें इनका वर्णन आ जाएगा। इनके बारे में जो ज़्यादा चीज़ें थी जो हमें जाननी चाहिए थी यहाँ इस टॉपिक के अनुसार, वो हमने जान ली है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण आलोचक, एक साहित्य इतिहासकार, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनसे पहले चली आ रही जो धारणाएं थी वो रामचंद्र शुक्ल की थी, और रामचंद्र शुक्ल ने जो जो बातें कही वो आज भी पत्थर की लकीर है। लेकिन उन बातों की अगर तार्किक रूप से खंडन किसी ने किया तो वो किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो तार्किक रूप से खंडन करते हैं उसको बाद के इतिहासकार
जो साहित्य लिखते हैं, साहित्य का इतिहास लिखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और किस तरह से इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां रही, फिर भी देखो कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलता हुआ हिंदी साहित्य की इतनी बड़ी सेवा कर गया, यह अपने आप में अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वर्तमान समय में जहां आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग के अंदर बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इनको अपने जीवन में आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये अडिग रहे देवदारू की तरह। और उस निबंध में ये लिखते भी है कि देवदारू जिस तरह से ऊंचे शिखरों पर विराजमान रहता है, मैदानों को नहीं चुनता, वो इनकी जिजीविषा और दृढ़ता दिखाती है जीवन के प्रति। और इससे हमें पता चलता है कि पहले के जितने भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने अपने आप के जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए हिंदी की बहुत सारी सेवाएं की। और आज हम उनके ऋणी हैं कि ऐसा साहित्य और साहित्य के बारे में ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त है। हम धन्य हैं ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कार्य हमें मिले, और हमें इनकी एक तरह से शुक्र गुजार होना चाहिए इनका। और ये बातें तो खैर अब मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूँ, ये ज़्यादा इस तरह की बातें यहाँ करने की नहीं होती। ये तो कोई ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को एक विस्तृत रूप से बता दिया जाता है तो अच्छा रहता है। आज इतना ही इस क्लास में। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और भी बढ़ते जाएंगे। और आज शायद मुझे लगा है कि आवाज़ वाली कोई समस्या थी, उसमें थोड़ा सुधार किया गया है। आप इसको देखिए और सुनिए और बताइए कि इसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।